हाँ पर बताएं गैसियस स्टेट फर्स्ट MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द 3 states ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस. C option, yes, C option is not correct because gases like liquids possess definite volume. Gases का definite volume नहीं होता है, liquids का तो होता है एक fixed volume, लेकिन gases का नहीं होता. That's why C option is correct. यहाँ पर किया गया gases का liquids की तरह एक fixed volume होता है जबकि नहीं होता gases का liquid की तरह. Liquids और solids का fixed volume होता है लेकिन gases का नहीं होता. Solids का जो है वो fixed volume भी होता है, fixed shape भी होता है. Liquids का फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता. फिक्स मतलब डेफिनेट, और गैसेस का नेदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इस पर तो मसला था नहीं. सेकंड MCQs है. द सेकंड वन वी हैव हियर एंड दिस इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच आइस, लिक्विड, वाटर एंड वाटर वेपर कैन एग्जिस्ट टुगेदर आर कॉल्ड. अच्छा, ये देखिए फेडरल बोर्ड से टॉपिक है. एक देखो टेम्परेचर, यहाँ पर हमारे पास आइस के बारे में बात करें तो एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर होता है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM पर. ये टेम्परेचर हमारे पास क्या कहलाता है? दिस टेम्परेचर इज एक्चुअली, दिस इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इस टेम्परेचर पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है और इस टेम्परेचर पर आइस भी एग्जिस्ट करता है. इस टेम्परेचर पर दो स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक हमारा सॉलिड स्टेट और एक हमारा लिक्विड स्टेट और एक हमारा सॉलिड स्टेट. लेकिन एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं. तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एग्जिस्ट करें, इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. इसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है. ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों वो होती है. अब वो ट्रिपल पॉइंट कौन सा टेम्परेचर, इसको याद रख लीजिएगा, दैट इज C, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4.7 mm ऑफ Hg प्रेशर. mm से मुराद यहाँ पर mm ऑफ Hg है और mm ऑफ Hg आपको पता है टोर को कहते हैं. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 760 टोर पर है ना, 760 mm ऑफ Hg पर, तो वो तो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का. लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर बहुत लो है, 4.7 mm ऑफ Hg है, तो सूरत में ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है. इस टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस टेम्परेचर पर आइस भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड वाटर भी एग्जिस्ट करता है और साथ में वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में होता है वो भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये पंजाब और फेडरल बोर्ड से टॉपिक है, PMC के लिए जो MBBS का टेस्ट देंगे उनके लिए. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हाईएस्ट इन. ये आसान है. किसमें हाईएस्ट होती है काइनेटिक एनर्जी? जो जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा मूव करेंगे, तो गैसेस. ये ऑप्शन समझ में आ गए. दोनों MCQs ये कैसे आंसर आया? अभी आसान है, आगे मुश्किल भी आएंगे. ये ज़रा इसको देखना है, सोच के बताना है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, ABCD बताने, 100 नहीं समझ में आता मुझे. ABCD ये बोलो. B कह रहे हैं, सारे B कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? D कौन कह रहा है? आप D कह रहे हो. आप ही सही कह रहे हो असल में, सिर्फ बाकी सब गलत कह रहे हैं. पूरी आबादी. कैसे आया D? देखो ज़रा, इसलिए बोलो थोड़ा सोच के जवाब दो. डायरेक्ट ABCD करके क्या टाइम तो पास हो जाएगा लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा. ठीक है, देखो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है? देखो 1 मीटर आपको पता है, 1 मीटर आप यहाँ पर जानते हैं कि 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के? 100 सेंटीमीटर के. ऐसा ही है, ये तो पता है. ये हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 सेंटीमीटर के, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के. ये भी सही है. अब क्या करें बच्चों, इसके अंदर क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दें. जब यहाँ हम क्यूबिंग करेंगे तो इधर पर भी क्यूब आ जाएगा और इधर पर भी क्यूब आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब हो जाएगा ये, और ये बराबर हो जाएगा 2 3 6. पावर आपको पता है मल्टीप्लाई होता है. 2 3 6 क्या हो गया? 10 की पावर 6 और सेंटीमीटर के ऊपर भी क्या आ जाएगा? क्यूब. तो 1 मीटर क्यूब कितने cm क्यूब के बराबर है? 10 की पावर 6 cm क्यूब. तो D ऑप्शन जो उन्होंने बताया दैट इज़ ओनली करेक्ट ऑप्शन. इसलिए बोलो इतने आसान नहीं होते एप्टीट्यूड के अंदर MCQs के. अब डायरेक्ट बस कुछ भी बता दो और लग जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? ये तो आसान है.
हाँ जी, ए न्यूटन। न्यूटन है किसकी यूनिट? प्रेशर की, नहीं तो फिर फोर्स की यूनिट है। 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू अ राइज ऑफ, कल पढ़ा था ना इसको, किसी ने पूछा था, C 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, इतना डिग्री चेंज कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गई तीनों? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर एक्सप्रेसिंग वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इज करेक्ट? इन चारों में से सही कन्वर्जन बताइए कौन सी है? हाँ, डी कह रहे हो? बी कह रहे हो? बी सही है। 1 dm³ असल में 1 लीटर ही होता है। प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेसल कैन बी मेजर्ड बाय, प्रेशर किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से मेजर करते हैं। स्टेल्गोमीटर से क्या कैलकुलेट करते हैं? व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय स्टेल्गोमीटर? ये कौन सा ऑपरेटर्स होता है स्टेल्गोमीटर? बताइए, नहीं पता? इससे कैलकुलेट करते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैलकुलेट की जाती है स्टेल्गोमीटर से। अच्छा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज VmL, इट्स वॉल्यूम एट 273 केल्विन विल बी। बहुत आसान सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक गैस है 1 atm प्रेशर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका वॉल्यूम V है, VmL मतलब V है। बताइए 273 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन पे कितना होगा उसका? यही रहेगा। तो ये बस आपको बिला वजह फंसाने की कोशिश की गई है इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसकी होता है? तो बात तो चेंज ही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वही इसको गैस उसी स्टेट पर है। ये तो स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा ना गैस का। अगर ये बोलता 273 डिग्री सेंटीग्रेड फिर हम कुछ कह देते हैं, लेकिन वहाँ कैल्विन करते हैं। 0 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है भाई, ये चीज़ है। तो उसमें लॉजिकल क्वेश्चन था, कोई सॉल्यूशन नहीं था इसके अंदर के बैठ के अब बच्चे इसमें क्या करेंगे? पेन उठा लेंगे, कैलकुलेटर उठा लेंगे, करेंगे भाई देखो कितना आया, तो ये टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट्स द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स? ये सोच के बताइए, वीकेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके अंदर पाया जाएगा? इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए इस सवाल का जवाब देने के लिए। जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, केमिकल बॉन्डिंग, वो जवाब दे देगा। वीकेस्ट फोर्स किसकी है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। हीलियम कौन बोला है? यस, वेल डन भाई। क्या परसेंटेज है आपकी फर्स्ट ईयर में? कम बनी हुई है वैसे, सही बता रहे हो, कंसेक्यूटिव यू आर सेइंग राइट। हीलियम। अच्छा, ये लेक्चर डला हुआ भी नहीं है, ये सभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बता दे देख कर। ये न्यू मैंने कल ही MCQs सारे बनाए हैं, तो कल ही ये आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको। तो ये न्यू MCQs हैं सारे, ठीक है। तो जो जवाब दे रहे हैं उसका मतलब वो प्योरली दिमाग लगा रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अलावा कहीं MCQs मिलेगा नहीं आपको। तो हीलियम क्यों? रीज़न मैं बताया। तो हीलियम क्यों? क्योंकि वीकेस्ट, आपको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स 3 तरह की होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, बीच वाली होती है डायपोल डायपोल फोर्स, और सबसे वीकेस्ट कौन सी होती है? लंदन फोर्स। ठीक है, तो जितने भी नॉन पोलर स्पीशी है ना, उनके अंदर लंदन फोर्स पाई जाता है। इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फोर्स। और ये कौन सी फोर्स है भाई? इट इज़ द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ती है, जिसको मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ सेकेंडरी बॉन्ड। सुना होगा आपने मुझसे ये लफ्ज़ कभी ना कभी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे लेक्चर्स बिना देखे आ गए? उन्होंने देखा ही नहीं मेरे लेक्चर कि सर आप यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। कितने हैं टोटल? 1। चलो सही, ऑड 1 आउट। सही है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ तो आप लोग कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, मतलब इतना आप परेशान नहीं हो रहे हो जितना होना चाहिए देखा जाए तो। क्योंकि आप शायद लेक्चर्स देखे हुए आपने मेरे ना, तो मेरा आइडिया है कि मैं क्या चीज़ कब बोलता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, तो आपको पता है। लेकिन अभी लाइव बैठने का एक अलग तरीका होता है, उसका एक अलग मज़ा है जो मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने नहीं होता। ठीक है, तो अभी भी जो लेक्चर्स देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर देखेंगे तो उनको भी मैं यही एडवाइस करूँ कि लाइव की एक अलग ही बात होती है। और इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस कभी रखता नहीं हूँ। कभी बच्चा आपने भी पूछा सर ऑनलाइन क्लास है, मैं बोलता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में मज़ा ही नहीं आता यार। ये ऐसी क्लास में मज़ा आता है पढ़ा के, सामने बच्चे हो ना तो सवाल जवाब ये वो मज़ा आता है इसमें। ऑनलाइन में बस वो खाना पूरी होती है बस, और कुछ नहीं। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं हज़ारों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद नहीं पढ़ाता मैं उनको। सिंध में इंटीरियर के अंदर पता नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसलिए कि मुझे खुद मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है नहीं यार बात नहीं बन रही, कभी कनेक्शन डाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी नेट बंद हो गया किसी का, कभी ब्लर हो रहा है। अभी ऐसा कोई मसला नहीं होता रियल लाइफ में।
डिस्पर्जन फोर्स किन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है भाई? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ होती है बस। जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं सबके अंदर डिस्पर्जन फोर्स आएगी। हीलियम नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब कौन कौन से नॉन पोलर है मैं लिस्ट डाल दे रहा हूँ, जैसे सारे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के अंदर लंडन फोर्सेस। अब आ जाओ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोडायटोमिक H2, Cl2, O2, N2, F2, Br2, I2, इन सब के अंदर लंडन फोर्सेस होंगे, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब आ जाओ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो हो तो है पॉलीएटॉमिक लेकिन उसके बावजूद नॉन पोलर है, बिकॉज उनके सिमेट्री की वजह से, डायपोल मोमेंट की वजह से। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर होता है, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, इन सब के अंदर आपके पास क्या चीज़ आएगी बच्चे? ये सब डायपोल, इन सब के अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ये सब वीकेस्ट है। अब आ जाओ वाटर, वाटर के अंदर कौन? वाटर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रखेगा, कौन सा रखेगा? कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में पता है हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है? FON में से किसी एक के साथ जुड़ता है। अमोनिया के अंदर भी कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसके अंदर भी, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, हमसे तो वीकेस्ट पूछा था सवाल में। HCl के अंदर क्या होगा? इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं कि हाइड्रोजन आ गया तो डायपोल डायपोल होगा इसके अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यहाँ पर नहीं जुड़ रहा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ 3 है, FON, फोन, इस तरह फोन करके याद कर लिया इसको। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स है भाई? डायपोल डायपोल। ये ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है और ना ये डिस्पर्जन फोर्स जितना वीक होता है, ये दरमियान में होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। समझ में आ गया MCQs? तो MCQ समझना ज़रूरी है, निशान ये लगा दिया तो ये नहीं कि पेपर में यही आ जाएगा। मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं या फिर जो सामने बैठे क्लास में मेरे कि ये MCQs MD कैट में आएंगे, नहीं पता कुछ भी आएंगे, किसी को नहीं पता क्या आएगा। कॉन्सेप्ट बना लो इन्हीं से जैसा आएगा, ये नहीं कह सकता बेटा बस ये वाला कर लो बस तुम लोग का नंबर पक्का। मैं इस तरह की फालतू बातें नहीं करता क्लास में खड़े होकर कि ये 5 MCQs कर लो इसमें से आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बनेगा दुनिया का हर टेस्ट पास करोगे, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड का टेस्ट पास कर लोगे, और कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो KU का टेस्ट भी पास नहीं होगा, रट के जाओगे तो। NET तो दूर की बात है। चलो नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज फाउंड इन अ लीटर फ्लास्क अंडर 100 kPa प्रेशर एंड O2 इज फाउंड इन अनदर 3 लीटर फ्लास्क 320 kPa प्रेशर। इफ द 2 फ्लास्क आर कनेक्टेड द रिजल्टेंट प्रेशर ही। बहुत मुश्किल MCQs है। हमारे बच्चे क्या करते हैं गलत, इसको डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। बच्चे क्या करते हैं 320 और 100 प्लस करके 420 और C ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। ये नहीं है ऐसा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन गैस एक ऐसे फ्लास्क में जो 1 लीटर का है और ऑक्सीजन गैस एक ऐसे फ्लास्क में जो 3 लीटर का है, फिर दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। बताओ रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा? तो पहले इसमें बॉयल्स लॉ लगेगा, फिर डाल्टन्स लॉ लगेगा। मतलब कैसे, ज़रा समझो, डायग्राम में बता देता हूँ। देखो ये 1 लीटर का फ्लास्क है, ये 3 लीटर का फ्लास्क है, दिस इज़ 1 लीटर, दिस इज़ 3 लीटर। इसके अंदर आपका आ गया, मान लो नाइट्रोजन गैस आ गया, कितने 100 kPa, किलो पास्कल, KPa इज किलो पास्कल, किलो पास्कल भी होता है, एक ही बात है, पास्कल होता है और किलो पास्कल होता है। तो जैसे है ना 101, ये किलो, इतना आपका स्टैंडर्ड प्रेशर होता है किलो पास्कल के अंदर, ठीक है। और 101 300 सिर्फ पास्कल होता है, ये वैसे 101.3 किलो पास्कल होता है। अच्छा ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन गैस है आपका 320 kPa प्रेशर पर। अब कह रहे हैं कि दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो अब दोनों को कनेक्ट करने के बाद अब हमें देखना पड़ेगा नाइट्रोजन का फाइनल प्रेशर कितना हो गया, ऑक्सीजन का फाइनल प्रेशर कितना हो गया, फिर दोनों का फाइनल प्रेशर को प्लस करेंगे डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमें पता लगेगा आंसर क्या आएगा। तो कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ हमारे पास क्या कहता है, P1V1 इक्वल टू P2V2। हमें क्या निकालना है? P2 निकालना है। P2 इक्वल टू P1V1 अपॉन V2। P1 क्या है? P1 100 kPa, यूनिट छोड़ दो अभी। V1 1 लीटर, V2 अच्छा 3 लीटर नहीं, 3 + 1 4 लीटर। जब कनेक्ट किया तो 4 लीटर हो गया ना ओवरऑल कंटेनर। इस दोनों को कनेक्ट कर दिया ना पाइप लगा के साथ में, तो कंटेनर तो पूरा 4 लीटर का हो गया। तो V2 4 हो गया, कितना आ गया? 25 आ गया, 25 किलो पास्कल आ गया। ये तो आ गया एक। दूसरे का निकालते हैं, दूसरा किसका? ऑक्सीजन का। P1 क्या है इसके लिए बच्चों? 320 मल्टीप्लाई है। V1 क्या है इसके लिए? 3 और नीचे क्या है? 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 2 4 और ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 80, 83 ज़ा 240, 240 + 25 कितना हुआ? 240 + 25 265। ई ऑप्शन ये करेक्ट है। समझ में आ गया? डायरेक्ट नहीं प्लस कर देना है। यहाँ कह रहा है कि दोनों अलग अलग कंटेनर में थे, फिर दोनों को ज्वाइन किया, अब दोनों का प्रेशर अलग हो गया, दोनों का प्रेशर निकाल के प्लस कर दिया। समझेंगे? तो पहले बॉयल्स लॉ लगा,
फिर लगा आपके, तो थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, थोड़ी वर्किंग करनी पड़े पेंसिल की वजह से, तो कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर ने बोला पेन उठाना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, किसी में कर लेना अगर कोई इतना मुश्किल आ गया तो। बाकी आसान में पेन नहीं उठाना है, वो तो डायरेक्ट कर ले। ठीक है, समझ में आ गया सबको दोनों? ठीक है, बाकी रिकॉर्ड चल रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो घर पे दोबारा से देख सकते हैं, रात में अपलोड हो जाएगा वीडियो सबके लिए। अच्छा, अगर PVT रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तो बताए बॉयल्स लॉ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई? बॉयल्स लॉ बताना है, बॉयल्स लॉ की क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताइए। सी है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, बताओ, इजी है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या चीज़ लागू होती है इन चारों में से? क्या बात फॉलो होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ क्या है? डी है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यस, P इंटू वी इज इक्वल टू, ये तो बताया था सेकंड स्टेटमेंट, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। कांस्टेंट प्रेशर पर प्रेशर और वॉल्यूम का वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, K के बराबर होता है। सही, डी ऑप्शन करेक्ट है। सही, समझ में आ गया? ये थोड़ा मुश्किल है। एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? सी लेवल पर हवा बहुत डेंस होती है। क्या इसको कौन, ये बात किस लॉ से प्रूफ की जा सकती है कि ऐसा क्यों होता है? कौन सा लॉ बताएगा? यही बच्चे गलत करते हैं, हर बच्चा कराची में उसको डेल्टन लॉ लगा के आएगा, लेकिन इसका आंसर डेल्टन लॉ है नहीं, इसका आंसर है बॉयल्स लॉ। वजह मैं बता देता हूँ क्यों। रीज़न सुन लो, रीज़न सुनना ज़रूरी है, आंसर तो कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सी लेवल है आपका, दिस इज़ अ सी लेवल, और सी लेवल पे आपको पता है कि 1 atm प्रेशर होता है, और ये हाईएस्ट प्रेशर आपका सी लेवल पर ही होता है, हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि जब ऊपर जाते तो आपको पता है क्या होता है, ऊपर जाने से प्रेशर कैसा होता है? कम होता है, डिग्रीज होता है, मतलब 1 से कम होगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 ऐसे कम होता चला जाएगा। तो चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है सी लेवल पर, और प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। तो जब प्रेशर ज़्यादा तो वॉल्यूम कम, और जब वॉल्यूम कम होगा तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो डेंस हो जाएंगे। इसलिए एयर जो होती है ना, हवा जो सी लेवल पर होती है वो बहुत डेंस होती है। तो क्यों होती है? बॉयल्स लॉ उसको एक्सप्लेन करता है, बॉयल्स लॉ की वजह से। समझ आ गई बात? उसका डेल्टन लॉ उसको क्यों लगा रहे थे तुम? क्या सोच के लगा रहे थे डेल्टन लॉ? अच्छा लग रहा था बस, प्रेशर आ गया तो बस ये हो गया, तो ये गलत है ना भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो आपके लिए तो ये मैं तो मजाक में कर रहा था यार, छोड़ गया ऐसा वैसा हो गया, लेकिन पेपर में खुदा ना खासा गलत हो जाए तो आपके नंबर जा रहे होते हैं, आपके हाथ से आपकी फील्ड निकल रही होती है। मैं तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो मजाक ही लगता है, आपके लिए मजाक नहीं है ये, आपके लिए पूरा एक नंबर है ये। तो अब छोटी छोटी गलतियाँ करने पे आप सोचो यार ये गलती हो क्यों गई मुझसे। नेक्स्ट तरह देखो, इफ़ 20 cm³ ऑफ अ गैस इज़ 1 atm, दिस इज V1, दिस इज P1 इज एक्सपेंडेड टू 50 cm³, एक्सपेंड करके V2 कर दिया इसको। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब बॉयल्स लॉ, बताए फाइनल प्रेशर कितना होगा? P2। सिंपल लगाओ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बताओ आंसर क्या? आंसर मतलब सोल्यूशन नहीं करना, बस इस तरह है ना, फ्रैक्शंस में बता दो, ए ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट देख के पता लग रहा है ये। कर लो, P2 निकालोगे तो देखना यही आ जाएगा, 20 × 1/50। आपका आ रहेगा 1 × 20/50, बात तो वही है। सही है, तो समझ में आ गए दोनों MCQs? ये मसला तो नहीं है। देखो एक स्लाइड में 1-2 ही MCQs डाल रहा हूँ मैं, ताकि आराम से समझें, ज़्यादा नहीं डालना। ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे, आप यहीं पर रोकते हो तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बड़ा आसान है यार, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ना। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ, यस गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट्स चार्ल्स लॉ? अरे यार बहुत आसान, ये सब आए तो मज़ा ही आ जाए। सी हो गया ना, ये आएंगे MD कैट के अंदर ही आएंगे, बट कितने? 40%। ये 40% रिकॉल है, 60% एप्लीकेशन है, तो 40% डेफिनेशन वाइज ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 40% से आप पास नहीं करेंगे, आपको 65 कम से कम चाहिए पास करने के लिए। तो हमारा बच्चा क्या सिर्फ 40% की तैयारी करके जाता है, हर कोई रिकॉल क्वेश्चंस की, वो रट के चले आएंगे डेफिनेशन वगैरह कि चलो आ गया तो कर लेंगे, बट उससे 40% से ज़्यादा नहीं निकल सकता आपका। इसलिए बहुत सारे बच्चे आपको 40% पे ही रुके हुए दिखते हैं MD कैट के अंदर, मार्क्स के अंदर। मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि वो सब रिकॉल क्वेश्चन की तैयारी सिर्फ कर रहे होते हैं, डेफिनेशन वाली बस। अरे एप्लीकेशन करना जरूरी है, 60% तो वो आ रहा है, आप उसको छोड़ के आप सिर्फ रिकॉल किए जा रहे हो।
अच्छा, यूज ऑफ हॉट एयर बलून्स इन स्पोर्ट्स एंड मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? हॉट एयर बलून देखा होगा आपने, वेदर बलून जिसको हम कहते हैं, वो किस चीज़ की एप्लीकेशन है? चार्ल्स लॉ की होती है, जो कि जब हीट उसमें गर्म करता है ना तो वो फैलता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो देखा होगा ना आपने बलून वगैरह, वेदर बलून जो होता है, तो चार्ल्स लॉ। डी, a certain sample of a gas has a volume of 0.2 liter measured at 1 atm pressure and 0 degree centigrade. At the same pressure but at 273 degree centigrade its volume will be, मतलब कह रहे हैं सेम प्रेशर सेम कर दिया, जब प्रेशर सेम कर दिया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की कहानी आई। मतलब ये आया आपके पास V1/T1 इक्वल टू V2/T2। बताना क्या है आपको? वॉल्यूम। तो V2 बराबर किसकी हो गया? V1 इंटू T2/T1। V1 कितना? 0.2, T2 कितना? 273 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखना है, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है। 273 प्लस 273 कितना हो गया? इंटू 2 कितना हो गया? 546। ये याद रखिए, उसका डबल 273 का डायरेक्ट याद कर लो, 546 होता है। अपॉन 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया? तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 2 0.2 मल्टीप्लाई कितना हुआ? 0.4 हुआ। समझ में आया? कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, डायरेक्ट। नेक्स्ट, 400 cm³ of oxygen at 20 डिग्री सेंटीग्रेड वर कूल टू -3 विदाउट चेंज इन प्रेशर, द कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम विल बी। सेम है पिछले सवाल की तरह, बनाए बताएं क्या आंसर आएगा इसका? सेम 400 लग रहा है। V1T1 दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है? V2 पूछ रहा है, T2 दिया हुआ है। बताओ आंसर निकालो क्या आ रहा है? निकालें इसका, और क्या? ये रहा आपका, ये रहा ना, ये रहा, ये लो 400 दिख रहा नहीं है शायद यहाँ पे। ये आपका हो गया V1, ये आपका हो गया T1, ये आपका हो गया T2, और निकालना है आपको V2। और हमेशा टेम्परेचर केल्विन के अंदर, कभी भी सेंटीग्रेड में नहीं। और केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 273 प्लस करके करेंगे। निकालो, बता दो आंसर क्या आ रहा है। एनईडी वाले तो डायरेक्ट बता दे यार, कैलकुलेटर तो हो गए सामने। इंजीनियरिंग वाले तो डायरेक्ट बताएंगे, कैलकुलेटर चला गया। एमडी कैट वाले हाथ से कोशिश करें, आ रहा है आंसर तो ठीक है। आप लोग मेडिकल से तो कैलकुलेटर का निकाल लो ना यार। तुम लोग तो ये लग रहा है एमबीबीएस वाले स्टूडेंट बैठे हो, तो कैलकुलेटर चलाओ ना यार। जब सही निकाला है, बाकी बच्चे भी जाओ, और कोई 1-2 बच्चे और कंफर्म कर दें हम सब इसका। मतलब गलत आंसर निकला है ये। क्या कर रहे हो भाई तुम? 360 आ रहा है, क्या गलती करती है देखो ज़रा, कुछ गलती की। 360 आ रहा है सबका। फॉर्मूला यही लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। V2 निकालना है, V1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1। सबका आ रहा है अब सही आंसर। और टेम्परेचर केल्विन के अंदर रखना है, टेम्परेचर नहीं रखेंगे हम सेंटीग्रेड के अंदर, वरना गलत ही आएगा। और केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे होगा? प्लस 273। तो ये तो 300 केल्विन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 273, 270 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। कर लोगे? आगे आंसर सबका 360। डी ऑप्शन सबका आ रहा है। आगे बढ़ जाऊंगा तो पीछे नहीं जाऊंगा फिर मैं, ठीक है? स्लाइड आगे कर रहा हूँ। ओके, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट NTP, यार जिसको तुम लोग STP कहते हो ना, फेडरल बोर्ड में उसको कहते हैं NTP। NT में मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, बात तो वही है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कह दो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कह दो। STP पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, मतलब 1 मोल ऑफ अ गैस। ग्राम मॉलिक्यूल से मुराद यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ही होता है। तो ये किस इक्वेशन से ड्राइव हुआ? किससे ड्राइव हुआ? ये किस लॉ से? बी, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगाड्रोस लॉ। यही कहता था ना कि 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। या 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.41 dm3। सेम। In a closed flask of 5 liter, 1 gram of hydrogen is heated from 300 to 600 K. Which statement is not correct? अब सोच के बताओ, इसमें सोचो और बताओ। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस को 300 से 600 केल्विन पर हीट किया गया, गर्म किया गया है। अब बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 3 चीज़ें सही हैं, एक बात गलत है। कौन गलत बात ढूंढनी है? क्या होगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल का? 3 चीज़ हो रही होगी और 1 चीज़ नहीं हो रही होगी।
सी ऑप्शन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, मोल और मास कभी भी चेंजिंग, इसमें वेरिएशन नहीं आती। बाकी सब चीज़ें हो रही होंगी। पढ़ नहीं रहा, आपको समझ में आ रहा है? बाकी देख लो, रीड कर लो, बाकी सब होता है हाई टेम्परेचर करने पर, सिर्फ ये नहीं हो रहा होता। ठीक है। In the equation of state of an ideal gas P equal to nRT, the value of universal gas constant would depend on your, थोड़ा सोच के बताना है। अभी नॉर्थ कराची कैंपस में करा रहा था ना, तो सबने गलती किया था ये वाला, अभी वहीं से कैंपस से क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो R है, R की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? मतलब R की वैल्यू मतलब 0.0821 सी ना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बाकी प्रेशर कुछ भी हो जाए, नेचर ऑफ गैस से मुराद मॉलिक्यूलर मास कुछ भी हो जाए गैस का, आर हमेशा हम यही लगाएंगे। लेकिन अगर यूनिट चेंज हो जाए, जैसे जो है ना आपका जूल पर मोल पर केल्विन में आ जाए, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वैल्यू सिर्फ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड करेगी, बाकी इनमें से किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। भाई 0.082 नहीं लगाओगे ना तुम, चाहे कोई भी गैस आ जाए, कोई भी प्रेशर आ जाए। सही है। इन द आइडियल गैस इक्वेशन द गैस कॉन्स्टेंट आर हैज़ द डायमेंशंस ऑफ सी लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। हम लीटर को डीएम क्यूब कह रहे हैं, तो हम लिख रहे थे एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। बात तो वही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो गुड़िया, मसला कोई? ठीक है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट आर, चारों वैल्यू सेम है, सिर्फ यूनिट सही देख कर लगा दो। वैल्यू चारों सेम है, सही यूनिट बता दी कहाँ में। बी में लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। सही है। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट्स में खेल रहे हो, आपसे यूनिट आगे पीछे कर रहे हो और वैल्यू सेम रख दें। ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूज मतलब यूनिट सेम रख लें, वैल्यू आगे पीछे कर दें। मतलब एमसीक्यूज तो बहुत तरह के बन सकते हैं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एमसीक्यूज साइमल्टेनियस बन सकते हैं। अभी तो आपका सेकेंडरी केमिस्ट्री का तो बड़ा आसान एमसीक्यूज था, जो भी आप लोगों ने सॉल्व किया, जो भी आप लोगों ने किया, ईजी एमसीक्यूज आए हुए थे। और देते ही हैं जो कि इंटर में ना, ये इससे बच्चों की आदत ख़राब कर देते हैं। यही बच्चा जब एप्टीट्यूड पर जाता है ना, तो उसके एमसीक्यूज स्किल्स आते ही नहीं है, तो ये मसला हो जाता है। फिर मतलब ये एमसीक्यूज हम कहते हैं वो सही तरह से बनाते ही नहीं है। मुझे देते हैं एमसीक्यूज बनाने के लिए, फिर मैं हमको दिखाऊंगा एमसीक्यूज क्या होते हैं। मतलब इतना आसान एमसीक्यूज में बोले यार ये क्या दे रहे कराची के स्टूडेंट्स को यार। यही बच्चा जब डाव के टेस्ट देने बैठेगा तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी उसके। मसला है ना, आप कम से कम हारमोनी तो बनाए अपने पेपर में, मुश्किल दें, भले परसेंटेज का मसला नहीं, कम से कम बच्चा पढ़ेगा तो ना एमसीक्यूज को ठीक तरह से। मतलब वो वही 10 ईयर 5 ईयर उठा के देते रहते हैं, जबकि आपको पता है एप्टीट्यूड के अंदर पास पेपर से कुछ भी नहीं आता, सब नया सवाल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट आर, बहुत सिंपल, बहुत आसान। सी ऑप्शन। ए कहाँ से आ गया भाई? ऐसा यूनिट में कह रहे हैं, वो केमिकल यूनिट्स में होता है। ठीक है, 8.314 जूल पर कैलोरी पर मोल। ठीक है, और 2 कैलोरी पर, ये 2 ये सीजीएस सिस्टम के अंदर ये बी ऑप्शन। इफ 2 moles of an ideal gas at 546 Kelvin occupy a volume of 44.8 liters, the pressure must be what? देखो यहाँ पर बच्चों, ये है जनरल गैस इक्वेशन। डायरेक्ट बता रहे हो यार, कैसे बता रहे हो? सब कुछ डबल हो गया है, क्या दिमाग लगाया? और लिटरली ऐसा ही है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे बता रहे हो। देखो वरना नॉर्मली हम करते हैं ऐसे, मतलब NRT PV इक्वल टू NRT, और हम क्या करते हैं कि प्रेशर निकालना होता है तो NRT अपॉन V निकाल रहे होते हैं। तो N2 मोल है, R 0.0821 है, और टेम्परेचर 546 है, और नीचे 44.8 है। तो ये अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो सारी चीज़ें डबल हुई हुई हैं उसके अंदर। डायरेक्ट आप निकाल सकती हो, 2 1 2, ये 22.41 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास 2 ATM इसका यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा। हर चीज़ का डबल हो गई, वरना इसमें टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करने में। बेहतर है डायरेक्ट कर दिया जाए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM प्रेशर। ये भी जनरल गैस इक्वेशन से बनेगा। PV इक्वल टू NRT बताइए। ये PV इक्वल टू NRT आपको क्या बताना है? आपको हाउ मेनी मोल्स बताना है, N बताना है। N इक्वल टू PV अपॉन RT। P इज कितना ATM? 1 ATM। वॉल्यूम इज 22.41। R इज 0.0821 एंड टेम्परेचर इज 30 डिग्री। 30 मतलब 30 प्लस 273 कितना हो गया? 303। कितना आ जाएगा ये? ये 1.1 आएगा, करके देखें।
क्योंकि 303 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.08 से तो 22.4 ही आएगा। दोबारा से करें, 0.90 आ रहा है, 1.1 नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। ये कैलकुलेटर से होगा, मतलब ये वाला जो MCQ है, मतलब अगर आपसे हाथ से नहीं हो पा रहा है उसका मतलब ये NED में आने वाले MCQ है। NED के एक पेपर में आ सकते हैं, उसमें कैलकुलेटर चाहिए होगा, क्योंकि देखो बहुत करीब करीब वैल्यू डाली हुई है, 0.9, 0.11 और 1.0। तो इतने का हम MD-CAT के अंदर ना MCQs बहुत ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं, ताकि आप डायरेक्टली मतलब बता सकें कि ये करेक्ट है। क्योंकि NED के अंदर ऐसा होता है करीब करीब होता है, जो हमारा कैलकुलेटर वाला होता है, तो 0.90 हमारा करेक्ट आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल जो अभी मैं कराने वाला हूँ विदाउट कैलकुलेटर बन जाए, कुछ में कैलकुलेटर सवाल करना पड़ेगा, तो उसका मतलब वो क्वेश्चंस NED लेवल के हैं, उसका मतलब है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ अ गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन। बताओ, सिंपल, आधा मोल हो गया, तो सिंपल सी बात है कि सब चीज़ आधा हो गई। बी ऑप्शन करेक्ट है ना, 11.2 डायरेक्ट कर देंगे, वैसे निकालेंगे जनरल गैस क्वेश्चन लगाएंगे तो भी आ जाएगा। सही है, लगा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, लगा दोगे तुम तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन and 3 grams of hydrogen are mixed and kept at 760 mm of Hg pressure and 0 degrees centigrade. The total volume occupied by the mixture will be nearly V equal to LRT upon P. अब N का मसला है यहाँ पर, जो कि N जो है ना, N में दो गैसेस, मास भी दिया हुआ है और दो गैसेस दिए हुए हैं। पहले दोनों का मोल निकाल के प्लस करके वहाँ पर N में पुट करेंगे तो हमें पता लगेगा कैसे। जैसे ये 16/32, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा, और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 3/2 क्या आ रहा है 1.5, 3/2 1.5 होता है, तो 1.5 और 0.5 कितना हो गया ये हमारे पास 2 हो गया। 2 × 0.0821 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है भाई 0 डिग्री, मतलब 273 केल्विन डिवाइड बाय 760 मतलब 1। सिंपल है, इसमें अब क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ पर 44.82। क्योंकि आप ये याद रख लीजिए, ये कन्वर्जन याद रख लीजिए ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 22.4 बनाता है। MD-CAT वालों से कह रहा हूँ जो कैलकुलेटर के बिना करने वाले 273 को जब 0.081 से गैस कॉन्सेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आता है हमारे पास 22.4 बनाता है। इससे क्या होगा, आपको इसको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा बैठ के, नहीं तो ये सर में दर्द करने वाली बात है उसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 22.41 × 2 क्या हो गया 44 ये है ही नहीं, 44.8 तो है ही नहीं, लेकिन उस जैसी कोई और वैल्यू है। यस, 44.8 मल्टीप्लाई बाय 44.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे ना, तो ml में आ जाएगा। यस, डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब बहुत घुमा दिया सवाल में आपको, समझ में तो आ गया ना कैसे हुआ ये। नेक्स्ट है प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या, H2S, रोटन एग लाइक स्मेल होती है, सड़े वंडे जैसे बदबू होती है इसकी, है ना, पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। H2S यूज़ भी किया होगा। H2S को स्टोर किया जा रहा है एक टैंक में, 100 लीटर कैपेसिटी है, वॉल्यूम इसका 100 लीटर है, और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 2 atm प्रेशर। मास ऑफ द गैस विल बी, क्वेश्चन दोबारा से, P = nRT या P = स्मॉल m RT अपॉन कैपिटल M। ठीक है, मोल तो नहीं दिया हुआ ना, मास दिया हुआ है, बताना है क्या हमें, मास ही बताना है, तो PVm अपॉन RT ऐसे ही होगा। तो प्रेशर हमारे पास कितना हो गया ATM में 2 atm, वॉल्यूम कितना हो गया 100 लीटर ही है, तो बस 100 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर वेट H2S 32 + 2 34, और फिर R 0.0821, फिर टेम्परेचर 273 कितना हो गया 293। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें अभी फिलहाल, कितना 2/2.6, 2/2.6 और 2/2.4 ये कह सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको मैनुअल कैलकुलेशन आप खुद कर लेना इसकी जिसको करनी है। ठीक है, अभी इस वक्त में चारों ज़्यादा MCQs हो जाए, बाकी कैलकुलेटर से तो हो ही जा रहा है, मतलब कम से कम सेंस आ गया ना इसका, आपको करना कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मसला यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों MCQs भी। A weather balloon filled with hydrogen at 1 atm and 27 degree centigrade has a volume equal to 12,000 लीटर। जरा समझो इस सवाल को, कह रहे एक वेदर बलून है, वही जो बलून ऊपर हवा में जाता है, लोग बैठते हैं उसके अंदर, यस, हॉट एयर बलून जिसको हम कहते हैं। तो वो
उसमें हाइड्रोजन गैस डाला जा रहा है, H2 डाला जा रहा है, 1 atm प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, और उसका सॉरी ये है T1 और ये क्या है, वॉल्यूम है V1। ऑन असेंडिंग जब ऊपर गया तो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ टेम्परेचर कितना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड और जहाँ प्रेशर कितना है 0.5 atm। द वॉल्यूम ऑफ द बलून इस बताना क्या है आपको V2। तो इसमें हम क्या लगाएं, कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होती है, बॉयल्स लॉ। यस वेल डन, पता है आपको P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, किसकी कैलकुलेशन करनी है, V2 कैलकुलेट करके बता दें, इसके अंदर से हो जाएगा। को बता आंसर बता दे, कोई मैं आंसर लिख दूंगा, कोई एक बच्चा भी आंसर बता दे V2 कैलकुलेट करके। कोशिश करें जो एक पहले बता देंगे, बस मैं आंसर लिख दूंगा। जिसकी मैथ्स अच्छी है ना वो तेज़ी में बता दें, कैलकुलेशन जो फास्ट कर सकते। सोलो वाले तो भाई घर पे जाके कर लेना सॉल्व इसको, सोलो वाले क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना। फास्ट कैलकुलेशन वाले बच्चे जल्दी इसको बता दें, चारों में से ABCD में से क्या आंसर है। टेम्परेचर हमेशा इसमें भी केल्विन में रहेगा, प्रेशर का मसला नहीं है, प्रेशर किसी में भी रख दो। बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है 20,000 लीटर्स। तो आप बाकी घर पे चेक कर, यही आ रहा है, देख करा नहीं, चलो बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा अगर उसने बताया तो। घर पे चेक कर लेना, मैं आपको PDFs दे दूंगा, अगर मसला आया तो क्या क्लास में पूछ लेना। और कोई एक और बच्चा क्रॉस चेक कर ले, कोई और कर रहा है, गर्ल्स में कोई भी नहीं कर रहा है यार, पूरे बैठे हुए, कोई एक बता दो। अच्छा ये सही है, किसी एक बच्चे ने मतलब मसला कर रहा है कोई ना कोई। यार देखो V2 निकालना है, V2 निकालना है, P1, यही तो मसला है यार क्लासरूम के अंदर। T1 P2 ऐसे निकल रहा है ना, ये P1 कितना रख रहे हो, P1 कितना रख रहे हैं आप, 1 रख रहे हैं। V1 कितना रख रहे हैं 12,000, 12,000 रख रहे हैं। T2 कितना रख रहे हैं -273 प्लस 250 डिवाइड बाय T1 कितना रख रहे हैं 300 केल्विन, P2 कितना रख रहे हैं 0.5। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जानी चाहिए उसकी। 20,000 आ रहा है इसका, तो बस ठीक है, ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है। आप गलत कर रहे थे, मतलब ये आप देखो इस तरह से करोगे। अच्छा सही है भाई, क्लियर है। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया इसको। बाकी आसान कैलकुलेशन है, 100 बेस वाली है, तो बिना कैलकुलेटर के भी हो जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। मैंने वो मोल वगाड्रो में सारे ट्रिक्स बता दिए आपको, मल्टीप्लाई करने के, प्लस किस तरह, तो वो आपको पता होगा ना, तो ये सबको मसले वाली बात नहीं है, हो जाएगा। चलो भाई रिकॉल MCQ है, बताओ ज़रा ऊपर किसकी स्टेटमेंट है, एवोगाड्रोस की स्टेटमेंट है ये बच्चों, ठीक है सही। तीन अनरिएक्टिव गैसेस हैं, पार्शियल प्रेशर PA PB PC, मोल 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। टोटल प्रेशर कितना होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सबको प्लस कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है भाई। विच इज द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्ट्स, अभी तो बताया क्लास के स्टार्ट में। डी ऑप्शन, ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो कभी भी इनके लिए डाल्टन्स लॉ नहीं लगेगा, ये हमेशा नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए लगेगा। बताओ आप इसका, बताओ नेक्स्ट। इक्वल अमाउंट ऑफ टू गैसेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 4 and 40, मॉलिक्यूलर वेट लगा भाई, आर मिक्स्ड, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 1.1 PT टोटल प्रेशर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लाइट गैस इन दिस मिक्सचर, लाइटर गैस कौन सा, ये वाला, इसका 4 है, मतलब P गैस आपको बतानी है। तो मैंने बताया था दो फार्मूले हैं डाल्टन्स लॉ के, तो P गैस का क्या फार्मूला बताया था, N गैस अपॉन NT मल्टीप्लाई बाय PT। N गैस तो वो मॉलिक्यूलर मास ही लिख देंगे, क्योंकि मोल तो गिवन नहीं है, तो 4 ही लिख देंगे। और टोटल कितना हो गया 40 + 4 44 इंटू PT क्या हो गया 1.1, 4 1 ज़ा 4 और 4 11, 1.1 डिवाइड बाई 11 0.1 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है, समझ में आ गया। ये सेकंड जो मैं वो था फॉर्मूला था, दो फॉर्मूले, टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ से,
और पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पूछ लिया, लाइटर गैस का पूछा तो लाइटर गैस को बता दिया, हैवी का बोला था 40 लेकर कर लेते हैं गैस का। ठीक है, समझ में आ रही है? ठीक है, फुल स्पीड पे मैं चल रहा हूँ अपनी ये पूरे, तो फुल स्पीड पे चलने में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, और आपको पता है मैं कभी इतना तेज़ पढ़ाता नहीं हूँ। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज, यार बड़ा सिंपल है, क्या होगा? डी होगा, इन्वर्सली डायरेक्टली तो होगा ही नहीं किसी में भी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, सबसे हल्की गैस ढूंढ लो। दिमाग खराब हो गया सबका, ये भी करके दिखाऊं तुम्हें मैं। 17 आ रहा है ना, 17 और बाकी किसी का नहीं आ रहा, इतना जल्दीबाजी में क्या, कम देख लो कि कंपाउंड क्या है। अब ये क्या बताओ कि C + O मल्टीप्लाई बाय 2, ये सब कराओ तुम लोगों को। डायरेक्ट 44 होता है, 20 होता है, 32 होता है, इसका 14 17 होता है, तो डायरेक्ट 17 लगेगा ना। करके रोकेंगे तो हो गया काम खराब। Which of the following relationship is correct? Where R is the rate of diffusion and वही है ग्राहम्स लॉ, ये ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ MCQs बड़े आसान होते हैं, को मसला सिंपल। नेक्स्ट देखें, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस गिवन एलिमेंट टू दैट ऑफ हीलियम इज 1.4, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट इज व्हाट? देखो RA/RB से बनेगा ना, RA/RB इक्वल टू अंडर MB/MA। कह रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज दैट ऑफ हीलियम इज 1.4, मतलब यहाँ पर जो RA/RB दिया हुआ है वो 1.4 दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर क्या रखेंगे, इसमें MB रखेंगे। ठीक है, तो MB अपॉन, अब नीचे MX रख देंगे। अब MB से मुराद यहाँ पर के हीलियम है ना, तो 4 आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, 1.4 का स्क्वायर क्या निकलेगा? 2.8, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2.8। ठीक है, और ये तो 2 निकल जाएगा, डिवाइड बाय MX। एक मिनट, हमने शायद यहाँ रिवर्स कर दिया है, रूट कटेगा ना, मैंने रूट, हाँ सही है, सही है, सही। यहाँ पर ये भी गलत करें, MX ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, उल्टा कर रहे हो भाई। तो अब ये रूट कट जाएगा ना, 1.4 इक्वल टू MX, सॉरी 2.8 इज इक्वल टू MX अपॉन 4, तो MX इक्वल टू 4 इंटू 2.8, 1.4 का स्क्वायर कितना है? तो 2.8 तो लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे रहे हो, तो 1.96 मल्टीप्लाई बाय 4 करो यार, जल्दी करो, टाइम वेस्ट। कितना आ रहा है? 1.96 मल्टीप्लाई बाय 4, 7.8 मतलब 8 राउंड ऑफ। सही है, तो रूट्स की वैल्यू याद रख लें, √2, √4, ये सब रूट्स याद रखें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस दैट डिफ्यूजेस ट्वाइस एज रैपिडली एज द गैस विद मॉलिक्यूलर वेट 64 इज व्हाट? ये बड़ा आसान है, डायरेक्ट करेंगे। बताओ उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा जो एक 64 मॉलिक्यूलर वेट वाली गैस से डबल रेट में डिफ्यूज़ करती है, मतलब इसका आधा होगा तभी डबल डिफ्यूज़ करेगा, तो 64 का हाफ कितना हो गया? सॉरी हाफ नहीं, स्क्वायर रूट के लिहाज से 64 का रूट ले लो, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 ऑप्शन करेक्ट हमारा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, वरना ग्राम्स लॉ भी लगा सकते थे। नेक्स्ट, इफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स दैट ऑफ B, व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो ऑफ A एंड B? A की रेट ऑफ डिफ्यूजन 5 टाइम्स दैट ऑफ B है, तो ये DA/DB है, तो ऊपर DB है। व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो ऑफ DB एंड DA? हाँ, तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन A का 5 टाइम दैट ऑफ B है तो डेंसिटी रेशियो उसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/5, डायरेक्ट B ऑप्शन करेक्ट आ गया। बस लॉजिकल है इसका सवाल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल चलता है दोनों का आपस में। Which of the following pairs will diffuse on the same rate through a porous plug? बताओ किसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगी, कौन से पेयर की? भाई ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसमें मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा हो, ऐसा पेयर ढूंढ लो जिसमें मॉलिक्यूलर वेट दोनों चीज़ों का सेम आ रहा हो, जल्दी से ABCD, जिसमें दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। कौन सा? B, ये 44 आ रहा है और ये 14 + 32, कहाँ से आ रहा है? गलत है ये। D, NO 14 + 32, 14 + 16,
कितना हो गया 30 हो गया ये, और ये 24 6, या डी ऑप्शन करेक्ट 30। तो ये दोनों गैसेस सेम रेट से डिफ्यूज़ करेंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स इज व्हाट। बड़ा सिंपल है, कह रहे हैं कि मीथेन जो है ना वो एक ट्वाइस दैट ऑफ एक्स, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का डबल है एक एक्स से। तो वो जो एक्स जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, उसका मतलब इसका 16 है ना, उसका डबल हैवी होगा, वो 16 का डबल होगा ना 16 का, स्क्वायर नहीं ले लेना, 16 का डबल कितना हो गया 32, तो 32 हो जाएगा। तभी तो कह रहे हैं कि चूँकि डबल 2 गुना भारी है तो 2 गुना स्लो होगा। अब मीथेन इसके मुकाबले में क्या होगा, ट्वाइस फास्टर होगा। चूँकि अभी ग्राहम्स लॉ क्या कहता है, चीज़ें भारी होंगी तो मॉलिक्यूलर तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डाउन होगा, और अगर गैसेस लाइटर होंगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या जा रहा है, जो एक्स गैस है उससे मीथेन डबल तेज़ भाग रहा है, ट्वाइस, तो मॉलिक्यूलर उसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, इसका 16 होता है मीथेन का CH4 का, इसका 32 हो जाएगा। डायरेक्ट है, विदाउट कैलकुलेशन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है ये इफ्यूजन वाला है, x ml ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूज थ्रू अ होल इन अ कंटेनर इन 5 सेकंड, द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस इन स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ये TA/TB इक्वल टू अंडर रूट, इसमें सेम आता है MA/MB, सेम आएगा, इसमें रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो TA सुमरान इसमें कुछ भी रख दो, TH2/T, दूसरा गैस कौन सा ले रही है आपका, ऐसा इसमें तो टाइम दिया हुआ ना, TH2 दूसरी गैस है कौन सी, वो तो है 1 मिनट। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि x ml ऑफ H2 गैस diffuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the diffusion of same volume of the gas under this is 5 below under identical condition. तो टाइम बताना है तो MA और MB में से एक हाइड्रोजन गैस है ना, दूसरा मास कौन सा, दूसरी गैस कौन सी है, उसकी आइडेंटिटी बतानी है। x ml ऑफ हाइड्रोजन गैस diffuses through a hole in a container in 5 seconds, ये तो समझ में आ गया। द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन, अच्छा इसको देखते हुए लगाना है, मतलब नीचे जो आंसर है उसको देखते हुए लगाना होगा ना, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया भाई। तो चलो एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, H2 का टाइम कितना दिया हुआ है आपका 5 सेकंड, और ये T भी कुछ भी होगा, TX कह देते हैं उसको, अंडर रूट। अभी H2 है तो H2 का हो गया 2। अब इसमें देखते हुए इसको लगा कर फिर एक सॉल्व करना है, मतलब जैसे एक बार हीलियम का रखना है, इसके अंदर 4 रख देंगे, फिर देखेंगे कि भाई आखिरकार इसमें अच्छा टाइम कितना आ रहा है, 10 सेकंड आ रहा है तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से एक एक करके अलग अलग आपको करना पड़ेगा इसके अंदर रख के, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आएगा आपके पास करेक्ट। सही है, तो कर लेना आप, इसको घर पे खुद कर लेना, अभी टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ क्लास में। 44 ग्राम ऑफ अ गैस एट STP occupies a volume of 2.24 लीटर। द गैस कैन बी, बोलो 4.4 ग्राम गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना ये 22.24, तो वॉल्यूम भी उसके बराबर होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 22.41, यही होता है ना भाई STP पर। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास 2.24 इक्वल टू M, मास है 4.4 डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू 22.4, तो M कितना निकलना है यहाँ से, M निकालो, M बराबर हो गया 4.4 इंटू 22.41 अपॉन 2.24, कितना है M, 32 आ रहा है या 28 आ रहा है या 44 आ रहा है, कितना आ रहा है निकालो, 32 आ रहा है। कैपिटल M निकालेंगे तो पता लगेगा ना मॉलिक्यूलर मास, फिर हम बताएंगे कौन सी गैस है। कितना आ रहा है कैपिटल M, चेक करें, 4.4 इंटू, ये ऐसे निकल जाएगा, ये 1 हो गया 10, 44 पॉइंट समथिंग, तो CO2 होगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट निकला, अब 44 तो CO2 का ही है, तो ये गैस असल में CO2 है, तो डायरेक्ट नहीं बताना था इसका आंसर। वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट NTP, कितना वॉल्यूम निकलेगा, यस 4.4 डिवाइड बाई 44, तो ये 1/10 हो गया, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 22.41 से तो 2.24, सी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ रही बात। अब टाइम नहीं है तो थोड़ा सा मैं 5 मिनट सिर्फ है तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। आई थिंक बल्कि इतने भी काफ़ी, अब जो बच गया है इसके अंदर और भी MCQs है ना कुछ, तो ये MCQs आप खुद से अपने तौर पे आप कर लेना, मतलब जो बचे हुए स्लाइड के अंदर ना वो आप खुद देख लेना, ठीक है। कोई मसला हो किसी MCQs में तो आप मुझे बता देना, ठीक है। तो अब यहीं पर रोक रहा हूँ, शायद अब थोड़ा एग्जॉस्टेड भी हो गया, बहुत पढ़ ली। सही है, रोक दे क्लास लेक्चर को यहाँ पे, ठीक है।